नमस्कार, मैं अरविंद मुंदड़ा अपने ज्योग्राफी के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं कक्षा 11 के जो हमारा चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, इस चैप्टर पे मैं बात करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। वायुमंडल का जो कंपोजिशन और इसके स्ट्रक्चर है, इस पे हम बात करें। उससे पहले मैं वायुमंडल है क्या, उस पे बात करना चाहूँगा। तो वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना पे चर्चा करने से पहले हम वायुमंडल क्या है इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल कहा जाता है, या पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए या पृथ्वी को जो चारों ओर से वायु ने घेरा है और इसका एक पूरा एक आवरण है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। हाँ, ये है कि कहीं पर वायु सघन है, कहीं पर विरल है, कहीं पर इसका मोटाई कम है, कहीं पर इसकी मोटाई ज्यादा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से पृथ्वी के साथ है। अब मैं वायुमंडल के संगठन की बात करता हूँ। वायुमंडल के मैं संगठन की बात करता हूँ। वायुमंडल का जो संगठन है वो कैसे है। वायुमंडल का संगठन वायुमंडल के हम संगठन की बात करें तो वायुमंडल के संगठन की बात करूं तो वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत जो वायुमंडल है वो कई गैसों से निर्मित है, और हम कह सकते हैं वायुमंडल में कई गैसों का मिश्रण है। इस गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प, धूल के कण भी समाहित हैं। तो सबसे अधिक हम बात करेंगे, सबसे अधिक मात्रा में गैसें हैं। तो सबसे पहली मैं बात करूं तो इसके अंदर वायुमंडल के संगठन में बात करता हूं। तो पहला है गैसें। दूसरे की मैं बात करूं तो और भी हैं, तो हम उस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं पहले गैसों की बात करता हूं। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण मौजूद है, जिनमें सर्वाधिक जो नाइट्रोजन गैस है उसकी मात्रा सबसे अधिक है। यह समूचे जो वायुमंडल का लगभग आयतन का लगभग 78.08% भाग है इसका। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन आती है, जो वायुमंडल में लगभग 20.94% आयतन में फैली हुई है। इस प्रकार नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कुल जो वायुमंडल है उसका लगभग 99% भाग या 99% हिस्सा रखती है, या 99% ये इन्होंने घेरा हुआ है। अब मैं बात करूं तो एक टेबल के जरिए मैं आपको कौन कौन सी गैसें हैं, कितनी कितनी मात्रा में हैं, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। तो एक
टेबल के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। एक तरफ मैं घटक लिख देता हूँ, दूसरे के तरफ मैं उसके आयतन या उसका प्रतिशत लिख देता हूँ, आयतन का प्रतिशत। सबसे पहला बात करते हैं नाइट्रोजन पर। दूसरे की मैं बात करूं, उसके बाद है ऑक्सीजन। तीसरे में बात करूं ऑर्गन। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद नियोन, फिर है हीलियम, उसके बाद है ओजोन, हाइड्रोजन, और फिर है मेथेन, क्रिप्टेन और जेनॉन। मेथेन, क्रिप्टेन और जीनॉन। नाइट्रोजन है 78.08। इसके बाद है ऑक्सीजन है 20.94। फिर ऑर्गन है 0.93। फिर यह है कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03। उसके बाद नियोन है 0.001H। इसके बाद हीलियम है 0.0005। ठीक है। इसके बाद है ओजोन 0.00006। ठीक है। इसके बाद में है हाइड्रोजन है 0.00005। इसके बाद में मेथेन बहुत कम मात्रा में थोड़ी सी है, और ये भी बहुत थोड़ी सी है, और ये थोड़ी सी। तो मोटा मोटा आपको ये दोनों अगर हम मिला लें तो ये वैसे ही 99% हो रही है, और बाकी ये सारा मिला के 1% है मोटा मोटा। अब मैं सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की बात करता हूँ। नाइट्रोजन जो है ये गैस प्रतिशत, अगर हम बात करें कुल गैस का, तो सबसे सर्वाधिक मात्रा में ये 78.08% है। फिर नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। इस नाइट्रोजन का कोई रंग नहीं होता है, गंध नहीं होती और स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन सरलता से अन्य पदार्थों के साथ रासायनिक संयोग नहीं कर पाता है। यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। और यदि बात की जाए तो ये अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो जो आग लगती है उस पे नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों में प्रोटीन के
निर्माण इसी कारण होता है, जो भोजन का एक मुख्य अंग होता है। ये लगभग वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। तो हमारा पहला हुआ इसके अंतर्गत नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बारे में सब जानते हैं। तो ऑक्सीजन गैस जीवनदायी गैस मानी जाती है। इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। अन्य पदार्थों के साथ ये पदार्थों के साथ ये मिलकर जलने का कार्य करती है। बिना ऑक्सीजन के किसी भी को जलाया नहीं जा सकता है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, जलना संभव ही नहीं। अतः यह ऊर्जा का स्रोत है, औद्योगिक सभ्यता का यह आधार है। यह गैस वायुमंडल के लगभग 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 64 किलोमीटर तक तो है, परंतु उसके बाद उस 64 किलोमीटर तक तो है, मगर 16 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा बहुत विरल हो जाती है, बहुत कम है। अब मैं बात करता हूँ तीसरे नंबर की गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है। यह सबसे निचली परत में मिलती है। यह लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह गैस मिलती है। इसका अधिकांश भाग भूतल के निकट ही है। वायुमंडल में केवल यह 0.03% भाग है इसका। और यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरणों, पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली विकिरणों के लिए अपारगम्य है। ये कांच घर यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ये उत्तरदायी है। वायुमंडल की निचली जो परत है उसको ये गर्म रखने का कार्य करती है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके हाइड्रोजन की, जो मुख्य है। जो हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसका मात्र प्रतिशत केवल 0.0005 है, ठीक है। मगर ये सबसे हल्की गैस है और सभी गैसों के ऊपर लगभग, सारी गैसों के ऊपर लगभग 1100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। इसके बाद में बात करता हूं ओजोन की। तो इसका जो प्रतिशत है 0.00006 है, ठीक है बहुत कम मात्रा में। मगर यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर केंद्रित है। यह सूर्य से आने वाली जो तेज पराबैंगनी विकिरणें हैं, उनके कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है और सीधा पृथ्वी पर जाने से रोकती है। और एक तरीके से देखा जाए तो ये सुरक्षा कवच का रूप में कार्य करती है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने के कारण से सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी विकिरण है उसकी अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जो पहुंचती है। अगर ओजोन नहीं हो और पृथ्वी पर ज्यादा पहुंचती है तो एक कैंसर का एक महत्वपूर्ण कारक बनती है। तो ये तो थी गैसें। अब मैं बात करता हूं जलवाष्प के अंतर्गत अभी तक हम केवल शुष्क वायु में ही विभिन्न गैसों
और उनकी गैसों की मात्रा, उनके महत्व का पर बात कर रहे थे, परंतु अब हम गैसों से अधिक महत्वपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प पर बात करते हैं। जलवाष्प मुख्य रूप से जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यह वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है 2% के लगभग है। अति आर्द्र जलवायु की स्थिति में आयतन के हिसाब से 4% से अधिक जलवाष्प नहीं होती, परंतु अति शुष्क वायु में भी थोड़ा बहुत जलवाष्प मिलता है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की जो मात्रा होती है उसमें कमी आने लगती है। ऊंचाई के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आने लगती है और लगभग हम बात करें लगभग 90% भाग वायुमंडल में लगभग 6 किलोमीटर से नीचे है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्यातप के जो कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। जो जलवाष्प मतलब एक तरीके से आप समझे नमी, उसको अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा जो विकिरित जो ऊष्मा है उसको संजोए रखता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये जो जलवाष्प है पृथ्वी के चारों ओर कंबल का काम करता है। अब है नेक्स्ट है जलवाष्प के बाद में धूलिकण। वायुमंडल में वायु की गति के कारण से सूक्ष्म धूल कण उड़ते रहते हैं। ये धूल के कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, इसमें धूल हो गई, सूक्ष्म मिट्टी हो गई, समुद्री नमक हो गया, धुएं की कालिख हो गई और राख हो गई, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाली राख हो गई, उल्कापात के जो कण होते हैं वो हो गए। ये सारा धूल कण मुख्य रूप से जो वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है उसमें रहते हैं। यह कण हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं। इनमें अनेक कण ऐसे होते हैं जो आर्द्रता ग्रही होते हैं, जो आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं और जिन पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होता है वह बादल बन जाते हैं और इस कारण से वो जो जलवाष्प होती है धूलकणों के संपर्क में आने से बादल का रूप हमारे को दिखाई पड़ता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में बात की और अगले वीडियो के अंदर मैं आपको वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।